welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So today's lecture is totally depend upon Guyton and Hall Physiology chapter number 71, in which we basically talk about dietary balance, regulation of the feeding, obesity, starvation, vitamins and minerals. So इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमारे पास डाइटरी बैलेंस आ जाता है, जिसमें रेगुलेशन ऑफ द फीडिंग और ओबेसिटी और स्टार्वेशन इसके मेन टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं या जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी इनटेक एंड आउटपुट आर बैलेंस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस. मीन्स कि जो भी हमारी एनर्जी इनपुट है और उसका आउटपुट है वो बैलेंस होना चाहिए, ताकि कोई भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो हमारी बॉडी में. एनर्जी जितनी इनटेक है उतनी ही आउटपुट हो, वो दोनों बैलेंस होंगी तो हमारी बॉडी में जो भी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल वे में होंगी. सो हमारे पास क्या है, अगर हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले है इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड एनर्जी दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शंस or store for later use. Stability of body weight and composition over long period requires that a person's energy intake and energy expenditure be balanced. When a person is overfeed and energy intake persisting exceeds expenditure, most of excess energy is stored as fat and body weight increases. Conversely, loss of the body mass and starvations occur when energy intake is insufficient to मीट द बॉडी मेटाबॉलिक नीड्स. तो इस पैराग्राफ में एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हमारी जो इनटेक होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो वेरियस फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म कर सके. और इसके अलावा जो रिमेनिंग हमारे पास पार्ट होता है वो स्टोर हो जाता है, जो कि लेटर यूज़ में हमें लेटर यूज़ हम लोग करते हैं जिसका. इसके अलावा जो स्टेबिलिटी होती है बॉडी वेट की और कंपोजिशन की, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बेसिकली एनर्जी की इनटेक पे बेस करती है कि कितनी हमारी हमने एनर्जी इनटेक किया और कितनी हमारी वो एनर्जी जो है वो हमने एक्सपेंडिचर हुआ है, कितनी एनर्जी हमारी यूटिलाइज हुई है. जो भी हम लोग फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर कितनी जो है वो हमारे पास एक्सपेंडिचर हुआ है, कितनी यूज हुई है. मीन्स कि हम लोग जो इनटेक लेते हैं और जो हमारा आउटपुट होता है वो बैलेंस होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी ईजिली वर्क कर सके. जब एक पर्सन होता है वो ओवरफीड होता है या उसकी एनर्जी इनटेक जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो मोस्ट ऑफ जो एक्सेस एनर्जी हो जाती है वो हमारे पास स्टोर हो जाती है एज अ फैट और बॉडी वेट, और इसकी वजह से बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है. इस तरीके से नॉर्मली अगर हमारी बॉडी में हमने जो है हमारा इनटेक इतना नहीं है और आउटपुट हमारा ज़्यादा है, मीन्स कि हम खाना बहुत कम खा रहे हैं लेकिन हमें काम बहुत ज़्यादा करने हैं, फिजिकली हमारे पास जो भी वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, तो हमारी एनर्जी की जो भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी का लीन मास यहाँ पर बॉडी मास जो बॉडी वेट है वो हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, वो उस सूरत में होगा जब हम लोग हमारी बॉडी में एनर्जी जो इनटेक है वो इनसफिशिएंट है. उसके अलावा बिकॉज डिफरेंट फूड कंटेन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, एप्रोप्रिएट बैलेंस मस्ट बी मेंटेन अमंग दीज constitutes so that all segments of the body metabolic systems can be supplied with the request materials. This chapter discusses the mechanism by which food intake is regulated in accordance with the body metabolism needs and some of the problems of maintaining balance among different types of the food. So basically जो भी हमारे पास डिफरेंट फूड्स होते हैं, लाइक हमारे पास डिफरेंट फूड्स में क्या आ जाता है, हमारे पास जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हमें जो है वो एनर्जी मिलती है, एनर्जी का इनटेक होता है, उसमें हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके बाद मिनरल्स एंड विटामिन कुछ अमाउंट पे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होते हैं. ठीक है, इनकी इनटेक जो है हमारे पास और इनका आउटपुट जो है हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत जो होगी वो बैलेंस रहेगी और हम लोग फिजिकली हमारे पास जो भी एक्टिविटी, केमिकली हमारे जो मेटाबॉलिक के प्रोसेसेस हैं वो नॉर्मली टेक प्लेस होंगे, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास बैलेंस रहेंगी. ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जो है वो अपना एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जो भी हमारा है वो हम लोग जो है वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं. बिकॉज अगर इनमें से कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, कार्बोहाइड्रेट की डिस्टर्बेंस होती है, तो हमें बहुत सारे जो नॉर्मल हम अगर डिसऑर्डर्स वगैरह की बात कर लें तो हमें डायबिटीज़ वगैरह उन्हें फेस करना पड़ता है. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, फैट हमारे पास ओवरवेट हो जाते हैं. अगर फैट का जो इनपुट जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए तो भी हमारे पास एक पर्सन की लीन मास पे इफेक्ट पड़ता है. इस तरीके से प्रोटीन्स हमें जो है वो अपनी उस डेली रिक्वायरमेंट में हमें जितने प्रोटीन की ज़रूरत है हमें उसी मिकदार में चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव कर सके, हमें एक्सेस अमाउंट में एनर्जी मिल सके, ताकि हम लोग वर्कलोड हमारा जो है वो हम लोग उसे मेंटेन कर सके. सो इस चैप्टर में बेसिकली इन तमाम चीज़ों को डिटेल से हमारे पास बताया गया है. अच्छा, डाइटरी बैलेंस के बारे में आप लोग पढ़ते आते हैं जो है वो अगर हम लोग डाइटरी बैलेंस में गाइटन ने जो इसे डिस्क्राइब किया, अगर हम लोग वो बताएं तो क्या क्वांटिटी है, उसके बारे में यही है
कि जो डाइटरी बैलेंस है हमारे पास बेसिकली हमारी जो डाइट में आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है। एनर्जी अवेलेबल इन फूड, अब डाइटरी बैलेंस में यहाँ पे क्या गाइटन ने डिस्क्राइब किया वो करते हैं, द एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज 4.1, मतलब ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमें देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो 4.1 कैलोरीज होती है, एंड 1 कैलोरी इक्वल टू होती है 1 किलो कैलोरी के। सो बस नॉर्मली आपने याद रखना है कि हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें 4.1 कैलोरीज मिलती है, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। दैट लिबरेटेड फ्रॉम फैट इज 9.3 कैलोरीज, फैट से हमें 9.3 कैलोरीज हमें मिलती हैं। एंड द एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ द एवरेज डाइटरी प्रोटीन एज ईच ग्राम इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड यूरिया इज 4.35। अच्छा, और हमारे पास ईच प्रोटीन्स का जो होता है उसमें से हमें क्या मिलता है, देखो इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना, उसके साथ यूरिया रिलीज होना, वाटर रिलीज होना, इन सब के हमें जो कैलोरी मिलती है वो हमारे पास कितनी होती है, 4.35। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो हमें जो है प्रोटीन के 1 ग्राम ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या मिल रही है, 4.3 कैलोरीज जो है हमारे पास किसके मिल रही है, कैलोरीज मिल रही है 1 ग्राम प्रोटीन से। Also, these substances vary in average percentage that are absorbed from the GIT tract. About 98% of the carbohydrate, 95% of the fat, and 92% of the protein. Therefore, the average physiological available in energy in each gram of 3 fundamental is as follows. अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये एवरेज वैल्यूज़ ली गई हैं, ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज भी हो सकती हैं, जितना हमारे GIT ट्रैक की जो भी हमारे पास लेयर्स थी वो कितना एब्जॉर्ब करती हैं, किस पोर्शन में किस चीज़ को, तो उनमें से कितनी एब्जॉर्प्शन होती है उस लिहाज से फिर ये वेरी करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है GIT की ट्रैक से जो है 98% कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाता है, इस तरीके से 95% फैट और 92% प्रोटीन के, तो उस लिहाज से हमारे पास ये एवरेज वैल्यूज़ दी गई कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम ऑफ फैट के ऑक्सीडेशन से हमें 9 ग्राम मिलती हैं, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें पास 4 ग्राम मिलती है। सो इस पूरे आपको समझ लें कि इस पूरे 2 पैराग्राफ में से आपको सिर्फ ये पता हो कि डाइटरी बैलेंस की मेन सोर्सेज क्या हमारे पास फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स हैं। 1 ग्राम प्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। फैट की हमारे पास 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से 9 कैलोरीज मिलती हैं हमें, और हमारे पास तरीके से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास 4 कैलोरीज मिलती हैं। सो ये एक सम अप है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम आगे चल के सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने डाइटरी बैलेंस के बारे में पढ़ लिया कि कितने % कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद के जो एवरेज अमेरिकन होता है उसमें 15% जो होती है वो एनर्जी हमें प्रोटीन से मिलती है, 14% हम लोग फैट से लेते हैं, एंड 45% वहाँ पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट से उन्हें एनर्जी मिलती है। मीन्स कि उनकी डाइट में जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो है वो जो रेशो कंट्रीब्यूट की गई है उसमें यह कि 15% वो एनर्जी अपनी लेते हैं प्रोटीन से, 40% फैट से, एंड 45% उन्हें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इस तरीके से जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर एशियंस कंट्रीज़ हैं, फॉर इंडिया, पाकिस्तान, सो इस तरीके जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चीपेस्ट सोर्स से मिलता है, उनके लिए ईजिली अवेलेबल होता है। सो उनकी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है उन्हें, और उसके अलावा वो जो है वो फैट एंड प्रोटीन से भी लेते हैं लेकिन लेस अमाउंट में। इस तरीके से कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मीट होता ही नहीं है, सो वो एनर्जी अपनी कहाँ से लेते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट से कंबाइन करके लेते हैं, जो कि 15 to 20% से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चार्ट दिया गया है जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि कितनी एनर्जी वो लोग ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक चार्ट दी, तो यहाँ पे यही था कि एवरेज अमेरिकन रिसीव्स अबाउट 50% ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम दी प्रोटीन्स, 40% फ्रॉम दी फैट्स एंड 45% फ्रॉम दी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी derived फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स far exceed then derived from both proteins and fat. Indeed, in some parts of the world where meat is scarce, the energy received from fats and proteins combined may be no greater than 50 to 20%, ठीक है। सो ये याद करने की ज़रूरत है नहीं, ये नॉर्मल होता है। उसके अलावा चार्ट दिया गया है, एक मैं आगे दिखाती हूँ, उसमें है कि give the composition of the selected food demonstrating especially the high portion of the fat and proteins in meat products and the high portion of carbohydrates in the vegetables and grain. So आगे चल के एक चार्ट दिया गया है, ये जो है वो आपको चार्ट जो है वो गाइडन में डिस्क्राइब किया गया है। सो इस चार्ट्स के हिसाब से जो कंक्लूड करके बताया गया है वो यही है कि हाई प्रोटीन्स, जो हाई पोर्शन होता है फैट एंड प्रोटीन्स का, वो हमें मीट प्रोडक्ट से मिलता है, वो जो इजीली आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का हाई पोर्शन जो हमें वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स प्रोडक्ट से मिलता है। फैट इज डिसेप्टेड इन द डाइट बिकॉज इट यूजुअली एग्जिस्ट एट नियरली 100% फैट, वेयर एज बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आर मिक्स इन वाटरी मीडिया so that each of the normally represent less than 25% of the weight. Therefore, the fat of the one pat of the butter mixed with an entire
हेल्पिंग ऑफ पोटैटो समटाइम्स कंटेन एज मच एनर्जी एज दी पोटैटो इटसेल्फ। अच्छा, और ये भी एक्सपेक्ट किया गया है कि ये भी कंक्लूजन ही की गई है कि फ़ैट जो है वो ईजिली, मतलब अगर हम फ़ैट की बात करें तो फ़ैट जो हम अपनी डाइट में लेते हैं ना, वो हमें मिसगाइड करता है, मिसलीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। मीन्स कि अगर आप एक पैड मीन्स के अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्पून हम लोग जो है वो बेस्ट पटाटोज़ का लेते हैं एंड एक स्पून हम लोग जो है वो फ़ैट का ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ़ैट में हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी, उसमें फ़ैट की प्रोडक्ट्स, फैटी एसिड वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई कि आपके पास जो है वो एक स्टफ़ हो, पोटैटो का हैवी स्टफ़ हो, और इसमें सिर्फ आप एक लिटिल अमाउंट ऑफ बटर भी अगर उसके अंदर मिक्स करेंगे तो इंटायरली जो हमारे पास आउटपुट एक बड़े पोटैटो का होगा, वो एक अगर हाफ स्पून भी फैट होगा ना, उसमें उससे ज़्यादा एनर्जी हो गया। तो ये हमारे पास मिस गाइडिंग कॉन्सेप्ट होता है, तो ये इतना कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं। इस तरीके से ये चार्ट आप एक बार देख लीजिएगा, इस चार्ट को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको पता हो कि फॉर एग्जांपल एप्पल्स हैं तो उसमें 0.3% जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स है, फैट इसमें 0.4% है, कार्बोहाइड्रेट्स में 14.9 है, और ठीक है, तो इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं क्योंकि वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं। इस तरीके से अगर हम लोग अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो ब्रेड वगैरह की दी गई हैं, ऑरेंजेस की दी गई हैं, स्ट्रॉबेरीज़ की दी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें कंक्लूड की गई हैं कि किसके अंदर कितने ग्राम्स जो है हमें कैलोरीज मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एस्परगस है, उसके अंदर इस तरीके से बेकॉन है, बॉयल्ड है, बीफ है, बीट्स हैं, ब्रेड है, कैबेज है। तो अच्छा, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स में देखो चॉकलेट है, हमारे पास चॉकलेट्स के अंदर हमारे पास 570 कैलोरीज दी गई हैं, ठीक है। सो ये फैट्स एंड प्रोटीन्स का दिया गया, कॉर्न है, मिल्क है हमारे पास, ओट मील है हमारे पास, ऑरेंजेस है। तो ये चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एक्सप्लेनेशन दी गई है। नॉर्मली जो कंक्लूजन दिया गया है वो यही कंक्लूजन यहाँ पे आपको अच्छे से कंक्लूजन डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे पास जो है जो हमें पोर्शन, हाई पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स का कहाँ से मिलेगा, वेजिटेबल से मिलेगा और फ्रूट से मिलेगा, और मीट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा, ज़्यादातर अमाउंट्स में हमें जो है वो फैट्स एंड प्रोटीन्स मिलेंगे। सो ये डिस्क्रिप्शन इन 2 पैराग्राफ में दी गई है, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अब इस तरीके से जो है वो एवरेज डेली रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोटीन जो है वो हमारे पास 30 to 50 ग्राम्स होनी चाहिए। तो 20 to 30 ग्राम्स ऑफ द बॉडी प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड एंड यूज टू प्रोड्यूस अदर body daily chemicals daily. Therefore all cells must contain to form new proteins to take place of those that are being destroyed, and a supply of protein is necessary in the diet. For this purpose an average person can maintain a normal store of proteins provided the daily intake is about 30 to 50 ग्राम। मीन्स के प्रोटीन की डेली इंटेक जो है वो 30 to 50 ग्राम्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हम प्रोटीन लेते हैं फिर वो डिग्रेडेड हो जाते हैं, केमिकल्स जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्पफुल होती हैं प्रोटीन्स की, तो अब वो प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और फिर न्यू प्रोटीन्स को फॉर्म होना पड़ता है। तो इस तरीके से पूरे केमिकल प्रोसेस के लिए हमें नॉर्मली 30 to 50 ग्राम्स प्रोटीन डेली इन कर लेनी चाहिए। सम प्रोटीन्स हैव inadequate quantities of certain essential amino acid and therefore they can be used to replace the degraded proteins. Such proteins are called the partial proteins, and when they are present in large quantity in the diet the daily requirements is much greater than normal. In general, proteins derived from animal foodstuffs are more complete than are proteins derived from the vegetables and grain. For example, the protein of corn has almost no tryptophan, one of the essential amino acid. Therefore, individual in low income countries who consumes corn meals as the principal source of protein sometimes develop the protein deficiency symptoms, वो Kwashiorkor, which consist of failure to grow, lethargy, depressed mentality and edema caused by the low plasma protein concentration. अच्छा देखो, हमें 30 to 50 ग्राम्स प्रोटीन इसेंशियली हमें चाहिए डेली हिसाब से। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स डेली रिक्वायरमेंट्स होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है और प्रोटीन्स भी सिंथेसिस हो रही होती हैं, और हमें तो ये केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन कुछ इसेंशियल प्रोटीन्स होती हैं जो हमें अदर सोर्सेज से, मीन्स कि हमें बाहर से ही लेनी पड़ेंगी। मीन्स कि अगर हम उसे हमारी बॉडी उन्हें खुद जो है वो प्रिपेयर नहीं करती, ठीक है। कुछ नॉन इसेंशियल होती हैं, कुछ हमारे पास इसेंशियल होती हैं जो कि हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं। कुछ पार्शियल प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ट्रिप्टोफेन है, अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। अब वो हमें प्रोटीन से मिलता है, वो बेसिकली हमें कौन से मिलता है। अब अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें क्वाशियोर्कर जो डिसऑर्डर्स होता है वो हो जाता है। उस सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता है कि उसमें क्या होता है कि फेलियर टू ग्रोथ रुक जाती है, लेथार्जी होती है, मेंटली डिप्रेस हो जाता है बंदा, एडिमा हो जाता है क्योंकि प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है।
तो कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हमें बेसिकली डाइट में चाहिए ही हैं, जिनकी वजह हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो 30 to 50 ग्राम्स हमें प्रोटीन जो है वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास होनी चाहिए। इस पूरे पैराग्राफ में आपको सिर्फ यही याद हो कि 30 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कविश-कौर जो डिसऑर्डर है वो हमारे पास ट्रिप्टोफैन जो हमारे पास अमाइनो एसिड है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, उसकी डेफिशिएंसी से होता है। इसकी वजह से हमें जो है वो प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, नीड होती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एज अ प्रोटीन स्पेयर्स। अच्छा इंसिस्ट ऑफ स्पेयर्स का मतलब यह है कि सेट टू बी एज प्रोटीन स्पेयर्स मीन्स कि अगर प्रोटीन्स फैट मतलब अगर हमारे पास जो है प्रोटीन्स यूज़ हो चुके हैं तो उसके बाद फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स पे ही उसकी जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करते हैं। व्हेन द डाइट कंटेन अबंडेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज टू सब्सटेंसेज एंड लिटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोटीन। अगर हमारी बॉडी में फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इतनी अमाउंट में होते हैं कि हमारी डेली इंटेक को जो है वो पूरा कर सकें, तो उसमें क्या होता है कि हमें फिर जो है प्रोटीन्स जो है वो लेस अमाउंट में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर सेड टू बी प्रोटीन स्पेयर्स कन्वेंसली इन स्टार्वेशन आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट हैव बीन डिप्लेटेड द बॉडी प्रोटीन्स स्टोर्स are consumed rapidly for energy, sometimes at rates approaching several hundred grams per day rather than the normal डेली रेट ऑफ 30 to 50 ग्राम। अच्छा, स्टार्वेशन एंड ओबेसिटी में क्या हो जाता है कि जब हमारे पास फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है तो उसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स बचते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन यूज़ करती है। और उस वक्त जो हम लोग प्रोटीन यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा हो जाएगी तो हमें उसकी ज़्यादा ही आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें उसकी इंटेक भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो फिर वो उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन स्पेयर्स के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है, कि इसको इसलिए कॉमनली प्रोटीन स्पेयर कहते हैं। अब बेसिकली जो है हमने जो है सब कुछ डिस्कस कर लिया कि कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट की और फैट की, जो हमारी बॉडी को चाहिए। उसके बाद हमारे पास है मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मेटाबॉलिक यूटिलाइजेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड दी प्रोटीन्स। सो इस पैराग्राफ में जो है वो आपको क्या चीज़ यहाँ पे बताई है। बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट है क्या। सो ये मेथड है कि हम लोग मेटाबॉलिज्म यूटिलाइजेशन कैसे कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन्स की हो रही है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने परसेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलाइज हो रहे हैं, कितने परसेंट फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और क्या रेशियो है, और फूड के बाद और फूड से पहले क्या उनका एक पूरा यूटिलाइजेशन का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें। सो सबसे पहले रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट इज द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन to oxygen utilizations and can be used to estimate fat and carbohydrate utilizations. When carbohydrates are metabolized with oxygen, exactly one carbon dioxide molecule is formed for each molecule of oxygen consumed. This ratio of carbon dioxide output to oxygen usage is called the respiratory quotient. So the respiratory quotient for carbohydrate is 1.0. अगर रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट का डिफाइन किया जाए तो बेसिकली रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट रेशियो होती है द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट टू ऑक्सीजन यूजेज इस कॉल्ड द रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट। मीन्स के कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और ऑक्सीजन कितनी यूटिलाइज हो रही है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से, उससे हम लोग रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट कहेंगे। जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो जब भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होता है ऑक्सीजन के साथ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है, जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होता है, कंज्यूम होता है। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे पास, वो होती है 1। ओके, इस तरीके से व्हेन फैट ऑक्सीडाइज इन द बॉडी सेल्स एन एवरेज ऑफ द 70% कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फॉर ईच 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्स। इस तरीके से जब फैट ऑक्सीडाइज होती है तो जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं जब 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। मीन्स के 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है फैट्स का, ठीक है, तब जाके हमारे पास 70 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट देयरफॉर एवरेज 0.70, तो रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट फैट का हमारे पास क्या है 0.70। व्हेन प्रोटीन आर ऑक्सीडाइज बाय द सेल्स, जब प्रोटीन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो जो एवरेज हमारे पास रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट है वो 0.80 बनता है। क्या बनता है, द एवरेज
respiratory quotient is 0.80. The reason that the respiratory quotient for the fat and proteins are lower than those for the carbohydrate is that a portion of oxygen metabolized with these food is required to combine with excess hydrogen atoms present in their molecules, so less carbon dioxide is formed in relation to oxygen use. अच्छा, क्या रीज़न है कि प्रोटीन्स और फैट का जो हमारे पास रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है वो कम क्यों बनता है? क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास ऑक्सीजन मीन के देखो, ऑक्सीजन की जो मेटाबॉलिज्म होती है ना, जो मेटाबोलाइज होता है वो एक्सेस हाइड्रोजन एंड एटम्स के साथ होता है, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। सो फैट एंड उनके पास कम है, तो इसकी वजह से वहाँ पे हमारे पास लेस अमाउंट में हम लोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है एज़ कम्पेयर टू इन प्रोटीन्स में, इन एज कम्पेयर टू इन कार्बोहाइड्रेट में। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट का पता होना चाहिए कि यूजेज ऑफ कार्बन, द रेशियो ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ ऑक्सीजन इसका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। अच्छा, ये क्यों बार बार रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्यों हमें पता चल रहा है? देखो, इससे पता चलेगा आगे चल के, इसके एडवांटेजेस आपको पता चलेंगे कि क्यों हम लोग रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, क्यों हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी डिफॉर्मिलिटी होती है, डिसेबिलिटी होती है, हमें इनसे पता चलता है कि हमारी बॉडी का खुद का जो प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो भी हमारे फैट्स हैं, हमारी बॉडी के स्टोर्स प्रोटीन्स, फैट और कार्बन डाइऑक्साइड तो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कोई और चीज़, अगर हम लोग डाइट अपनी प्रॉपर नहीं लेंगे, ठीक है, और हमारे जो स्टोर्ड अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का, वो ही यूटिलाइज होता जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी, ठीक है। और फिर वहाँ से पता चलेगा कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, हमें कौन सी चीज़ डाइटरी प्रोडक्ट में हमें बढ़ानी चाहिए, कौन सा डाइट हमें चेंज करना चाहिए। तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए पता होना चाहिए। और देखो, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो ये एक रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। नाउ लेट अस see how one can make use of respiratory quotient to determine the relative utilization of different food by the body। अब देखो, इससे पता चल रहा है कि मीन्स के रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट को किस तरीके से हम जो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके और डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स जो भी हमारी बॉडी में फूड है उनकी यूटिलाइजेशन को पता कर सकते हैं। फर्स्ट, इट विल बी रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 39 that the output of carbon dioxide by the lungs divided by the uptake of oxygen during the same period is called the respiratory exchange ratio। अच्छा, रेस्पिरेटरी के चैप्टर में भी डिस्क्राइब किया गया है कि जो आउटपुट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो लंग्स हमें इनसे मिल रहा है, और अपटेक जो ऑक्सीजन की है उसी पीरियड में, उसे हम लोग रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो कहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 1 hour और मोर, द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो एग्जैक्टली इक्वल द एवरेज रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस थ्रू आउट। अच्छा, उसके बाद 1 घंटे बाद क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट फॉर द मेटाबॉलिक रेशियो, किसके? मेटाबॉलिक रेशियो ऑफ द बॉडी के, ठीक है। मीन्स के एवरेज रेशियो के साथ वो इक्वल हो जाती है। तो इस लाइन को अभी यहाँ पे इतना डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग मेन हमारा फोकस है अभी यहाँ पे जो है वो हमारे पास कौन सा रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट एज इक्वल टू related to GIT cell। So if a person has a respiratory quotient of 1.0, he or she is metabolizing almost entirely carbohydrate because his respiratory for both fat and proteins metabolism is less than 1.0। अच्छा, अब अगर हमारी बॉडी का उस वक्त हमारे पास रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो है वो 1.0 है, तो इट्स मीन्स हमारी बॉडी जो है वो यूटिलाइज करिए इंटायरली कार्बोहाइड्रेट से बेस करिए, और मेटाबॉलिज्म रिएक्शन किस पे हो रहा है? मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट की हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर फैट एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती तो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट उसमें हमारा लेस देन 1.0 होता है, क्योंकि 8.0 हमारा 0.80 हमारा जो है वो प्रोटीन का होता है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, और फैट का होता है 0.70। इस तरीके से बिकॉज द रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट फॉर फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लेस 1, लाइकवाइज व्हेन रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट is about 0.70, the body is metabolizing almost entirely fat to the exclusion of carbohydrate and proteins। And finally, if we ignore the normally small amount of protein metabolism, respiratory coefficient between 0.70 and 1 describe the approximate ratio of carbohydrate fat। तो यहाँ से वही आपको सिर्फ वही बताने की कोशिश की है कि अगर 0.70 रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है तो इट्स मीन्स कि हमारी बॉडी फैट्स को यूटिलाइज करिए, फैट की मेटाबॉलिज्म हो रही है। ऐसे प्रोटीन्स का है तो हमारे पास 0.80 आएगा, या 0.1 से 0.70 के दरमियान में कोई रेशियो आएगी, एंड और जो 1.0 है तो इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट पे हो रही है। अब यहाँ पे बताया है टू मोर एक्सटेक्ट वन कैन फर्स्ट डिटरमाइन द प्रोटीन यूटिलाइजेशन बाय मेजरिंग नाइट्रोजन एक्सक्रीशन एज डिस्कस्ड इन नेक्स्ट सेक्शन। थस
thus using the appropriate mathematical formula one can calculate exactly utilization of the 3 food reserve. तो अच्छा, एमाइनो एसिड्स की ज़्यादातर यूटिलाइजेशन और प्रोटीन की यूटिलाइजेशन हम नाइट्रोजन की बेसिस से भी निकाल सकते हैं, वो आगे इस पैराग्राफ में बताया हुआ है. तो ये कुछ मेन जो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हमारा मतलब मेन जो कुछ इन्होंने लैंडमार्क्स दिए हैं जो आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द स्टडीज ऑफ रेस्पिरेटरी कोऑर्डिनेशन आर द फॉलोइंग. Immediate after a meal, almost all the food that is metabolized is carbohydrates. So the respiratory quadrant at that time is 1.0. अच्छा, आफ्टर द मील जो हमारे पास इमीडिएट रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट होता है 1.0 होता है, क्योंकि वो टोटली यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड करता है. About 8 to 10 hours after a meal, the body has already used up most of its readily available carbohydrates and the respiratory quadrant approaches that for the fat metabolism was 0.7. अच्छा, 8 से 10 घंटे बाद जब कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल हमने यूज़ करनी है, सब यूज़ करनी है, तो उसके बाद बॉडी किसकी फैट की यूटिलाइजेशन पे आ जाएगी. तो 8 से 10 घंटे के बाद रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट क्या होता है, मतलब फूड खाना खाने के 8 से 10 घंटे बाद जो हमारे पास रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट होता है वो 0.70 होता है और वो फैट्स की यूटिलाइजेशन से आता है. Also, in untreated diabetes, the little carbohydrate can be used by the body cells under any conditions because insulin is required for this. Therefore, when diabetes is severe, most of the time respiratory quadrant remains near for fat metabolism. अच्छा, डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ही मतलब कम होता है जो कि बॉडी के सेल्स यूज़ करते हैं. सो क्योंकि इंसुलिन की बिकॉज अंडर एनी कंडीशन बिकॉज इंसुलिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट, क्योंकि इंसुलिन उसे यूज़ करने की ज़रूरत होती है. सो उस वक्त डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर आप याद रखिए हमेशा 0.70 ही रहेगा. डायबिटीज़ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो बॉडी एक्चुअली बहुत कम यूज़ करती है क्योंकि उसे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है. और फिर डायबिटीज़ मेलिटस में तो हमारे पास इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब्स होता है. सो देयरफॉर डायबिटीज़ के अंदर जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट हमेशा हमें जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म का ही मिलेगा 0.70. ओके, इस तरीके से नाइट्रोजन की एक्सक्रीशंस होती है वो प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन से डिफाइन की जा सकती है. द एवरेज जो प्रोटीन्स होता है वो 16% नाइट्रोजन कंटेन करना है और ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन अबाउट 90% ऑफ ये नाइट्रोजन जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है in the form of uric acid, creatinine and other nitrogen product. और जो रिमेनिंग 10% होता है वो फीसिस के थ्रू जो है वो हमारे पास रिमूव जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से. सो देयरफॉर जो रेट होता है द रेट ऑफ द प्रोटीन ब्रेक डाउन इन द बॉडी कैन बी estimated by measuring the amount of nitrogen in the urine then adding 10% for the nitrogen excreted in the feces. So इसलिए हम लोग मतलब जितना भी यूरिन से हमारे पास अगर किसी भी पेशेंट का हमें नाइट्रोजन प्रोटीन्स की देखनी है कि उसकी मेटाबॉलिज्म रेट क्या है तो फिर हम नाइट्रोजन के एक्सक्रीशन से भी कर सकते हैं. लाइक 90% हम जो है वो यूरिन में से कितने परसेंट रिमूव हो रहा है वो उससे पता चल जाएगा एंड 10% रिमेनिंग जो फीसिस से हो रहा है. सो इसका मेथड होता है कि एंड मल्टीप्लाई बाय 6.25 मीन्स कि 10% नाइट्रोजन जो है फीसिस में हुई है उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 6.25 से टू डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन मेटाबॉलिज्म इन ग्राम्स पर डे. ठीक है, दस एक्सक्रीशन ऑफ 8 grams ऑफ नाइट्रोजन इन द यूरिन ईच डे मीन्स देयर हैज़ बीन अबाउट 55 grams ऑफ ब्रेकडाउन प्रोटीन ब्रेकडाउन. अच्छा, फॉर एग्जांपल दी गई कि 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो यूरिन से ईच डे जा रही है तो इट्स मीन्स 55 grams ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारी प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है. इफ़ द डेली इनटेक जो है वो लेस देन होगी डेली ब्रेकडाउन से द पर्सन इज सेड टू बी नेगेटिव बैलेंस विच मीन्स दैट हिज और हर बॉडी स्टोर्स ऑफ द प्रोटीन्स आर डिक्रीजिंग डेली. अच्छा, अब क्या होगा कि डिक्रीजिंग डेली इस तरीके से होगा कि एक पर्सन है, ठीक है, अब उसकी अगर फॉर एग्जांपल 55% उसकी डिग्रेडेशन हो रही है प्रोटीन की और वो इनटेक जो ले रहा है वो हमारे पास ले ही रहा है जो है वो 55% उसकी बॉडी के प्रोटीन डिग्रेड हो रहा है और वो ले से 40 ग्राम्स ले रहा है. डेली इनटेक उसकी है 40 ग्राम्स मतलब 55 डिग्रेशन हो रही है ग्राम्स 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन के और ले वो सिर्फ 45 ग्राम ले रहा है. तो इट्स मीन्स बॉडी की जो अपनी स्टोर प्रोटीन्स हैं वो भी डिग्रेड होना शुरू हो रहे हैं. तो इससे फिर ये पता चलता है कि कौन सी आपको कितनी किसकी मीन्स की ज़रूरत है, नीड है. तो ये यहाँ तक ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. अच्छा, इसमें कैलकुलेशन वगैरह कोई नहीं पूछता आपसे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेटरी क्वांटिटी जो है 1.0 है और उसके बाद जो फैट की है वो 0.70 है. अनट्रीटेड डायबिटीज़ मेलिटस में हमें 0.70 के दरमियान ही हमें रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट मिलेगा. इसके अलावा प्रोटीन की जो होती है वो हमारे पास जो है वैसे तो 0.80 होती है, यहाँ पर 1.0 से लेके मतलब 0.70 से लेके 1.0 तक के दरमियान में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास प्रोटीन की डिग्रेडेशन होगी. सो ये यहाँ तक हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए. इंट्रोडक्शन ही था, इसमें से कोई थ्योरी लिखने के लिए नहीं आ सकती. सिर्फ MCQs वाइज आपको ये पॉइंट मार्क होने चाहिए.
एक जनरल ओवरव्यू दे दें कि हम लोगों ने अभी तक जितना भी कवर कर लिया, एनर्जी इनटेक एंड आउटपुट के बारे में कर लिया, डाइटरी बैलेंस के बारे में हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। देन उसके बाद हम लोगों ने जो रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट को किया। तो इसमें मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो आप लोगों को मेमोराइज़ करने चाहिए। इनटेक में हम लोगों ने कहा कि मेनली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद कितनी कैलोरीज कहाँ से हमें ड्राइव हो रही है, लाइक 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज आ रही है, 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज आ रही है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरीज आ रही है। देन ये कुछ वैल्यूज़ हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पता हो कि अमेरिकन वैल्यू जो है वो हमारे पास 15 ग्राम प्रोटीन से लेते हैं अमेरिकन जो है, और 40% जो एनर्जी है वो उन्हें फैट से मिलती है, 45% कार्बोहाइड्रेट से। नॉन वेस्टर्न में मोस्टली जो है वो कार्बोहाइड्रेट यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू फैट्स एंड प्रोटीन। उसके अलावा सम एरियाज़ में जहाँ पे वीट नहीं होता तो वो 50 to 20% जो है वो अपनी जो भी अपनी डाइट में जो है वो फैट्स और प्रोटीन्स पे जो एनर्जी होती है वो ज़्यादातर 15 से 20% से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उनके पास मीट की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो चुकी हैं आगे पूरी वीडियो में। उसके बाद हाई पोर्शन ऑफ दी फैट एंड प्रोटीन्स हमें मीट से मिलता है, हाई पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें मोस्ट वेजिटेबल्स एंड ग्रेन प्रोडक्ट से मिलता है। फैट जो है वो हमारे पास मतलब डिसलीडिंग ही हमें मिसलीडिंग ही करता है डाइट में, तो इसका हमें पता नहीं होता क्योंकि वो 100% प्योर फैट होता है। देन हमें प्रोटीन जो है वो 30 to 50 ग्राम्स लेने चाहिए। फिर प्रोटीन जो है वो हमारे पास जो वेजिटेबल्स प्रोटीन्स होते हैं और ग्रेन्स के होते हैं, मतलब जो प्रोटीन ड्राइव होते हैं एनिमल से वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट होते हैं रादर देन वो प्रोटीन जो कि वेजिटेबल ग्रेन से आते हैं। उसके बाद क्विस्को सिंड्रोम में हमें पता था क्या होता है, लो प्रोटीन हो जाता है, जिसमें ट्रिप्टोफैन जो है वो हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, इस सिंड्रोम की वजह से हमें क्या होता है, फेलियर टू ग्रो होता है, लेथार्जी होती है और डिप्रेस मेंटलिटी होता है, एडिमा हो जाता है लो प्रोटीन की प्रेजेंटेशन की वजह से। अच्छा, उसके बाद प्रोटीन स्पेयर्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को प्रोटीन स्पेयर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये पॉइंट। उसके बाद मेथड था मेटाबोलाइट यूटिलाइजेशन को फैट एंड प्रोटीन को किस तरीके से, तो उसमें रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट था, द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट टू द ऑक्सीजन यूजेज इस कॉल्ड द रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट। तो ये डेफिनेशन आनी चाहिए, द रेशियो ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट टू द ऑक्सीजन यूजेज इसका रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद अलग अलग रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट थे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का निकाला था, तो कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास कितना था, 1.0 आ रहा था। फैट का हमारे पास 0.70 आ रहा था, ठीक है। फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट 0, हाँ, और एवरेज प्रोटीन का था वो 0.80 आ रहा था। तो इसमें सिर्फ इनकी डिफाइन किया गया था, व्हेन द कार्बोहाइड्रेट आर मेटाबोलाइज्ड विद ऑक्सीजन 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। सो ये कार्बोहाइड्रेट का था। इस तरीके फैट की था कि व्हेन फैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी सेल एंड एवरेज 70% कार्बन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो इमीडिएटली आफ्टर द मील जो हमारे पास मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट होता है 1.0 होता है। देन हमारे पास हमने अबाउट 10 to 8% के बाद हम 10 to 8 आवर्स ऑफ मील्स के बाद हमारे पास जो होता है वो फैट के मेटाबॉलिज्म की वैल्यू हो जाती है, तो 0.70 रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट आ जाता है। अनरिपीटेड डायबिटीज़ में हमेशा हमें 0.70 मीन्स का फैट का ही रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट मिलता है। सो ये चीज़ें हम लोगों ने अभी तक जो है वो कवर कर ली हैं। सो इस पूरी वीडियो में आपको, तो ये उसके मेन पॉइंट्स हैं, एक बार आप लोग देख लें अच्छे से, जो आपको फोकस करने हैं इस पूरी स्लाइड में। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट निकालें भले। तो ये जो मैंने इस लेक्चर में पूरा कवर किया, मींस के हम लोगों ने जो टॉपिक अभी चैप्टर नंबर 71 के जो डाइटरी प्रोडक्ट से लेके हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव कवर किए, ये उसके रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट तक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल के, ये मीन्स के पूरे चैप्टर को मतलब पूरे उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ये उस पूरे टॉपिक को जो है वो कवर कर रहे हैं। बाकी आगे का है वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से जो डिस्कस करूँगी हार्मोनल वगैरह, तो उसके अंदर फिर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर को पहले कवर करके आपको यहाँ से बुक से पढ़ाने समझाने का मकसद ये था कि पहले आप पूरा समझ लें बुक में क्या लिखा हुआ है, देन की पॉइंट्स को मेमोराइज़ करना ईजी हो जाता है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही जो है वो प्रोडक्टिव रहेगा। इसके बाद जो है रेगुलेशन ऑफ फूड इंटेक है, न्यूरल सेंटर वगैरह, वो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQs वाइज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप आपका ये चैप्टर जो है वो इजीली अब कवर हो जाएगा। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।